सर मैं लेके जा रहा हूँ वेबिनार में। ठीक है। ठीक है। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चैतन्य एनजे इंश्योरेंस से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और 6 बज चुके हैं और हम तैयार हैं अपने एजेंडा के साथ, जिसके लिए आप सबको आज यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं और इंश्योरेंस को एज ए कॉन्सेप्ट बहुत बार हम लोग नहीं समझ पाते। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज हमने ये सेशन रखा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सब लोगों से कि अगले 30 से 40 मिनट आप अपने फ़ोन को थोड़ा साइड में रखिए। अगर फ़ोन पे सेशन अटेंड कर रहे हैं तो साइड में मत रखिए, आप सेशन अटेंड कीजिए, राइट। और बाकी जो भी कॉल्स हैं वो आधे घंटे के लिए आप साइड में रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज आप समझने वाले हैं इस सेशन से। हमारे साथ जो आज के हमारे स्पीकर हैं वो है मुनीश कटारिया सर। मुनीश सर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग दी सेशन। मुनीश सर इंडस्ट्री में पिछले 17 सालों से हैं और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के साथ साथ म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये सब तरह के प्रोडक्ट्स मुनीश सर देखते हैं। पिछले 12 सालों का इनको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अनुभव है और 17 सालों का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का इनको अनुभव है। मुनीश सर टेक केयर ऑफ अपर नॉर्थ रीजन, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सभी जगह आती हैं, चंडीगढ़ ट्राई सिटी को मिला के। एंड ही मैनेज असेट्स ऑफ 2500 करोड़। इसके अलावा हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट्स के भी कुछ लोग रहेंगे, जहाँ पे भी उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अमित जी हैं, सो ही टेक केयर ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन। एंड अमन जी हैं, ही टेक केयर ऑफ पंजाब रीजन फॉर प्रोडक्ट पार्ट। Without wasting much time, I'll now hand over and welcome Munish sir. Sir, over to you. Good evening, everyone. And on behalf of all our financial advisors, all our insurance distributors, I welcome all our participants in today's webinar. So, thanks Chaitanya for such a wonderful introduction. जैसा कि आप सब लोग अवेयर ही होंगे कि आज का जो सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है उसका पर्पस है कि हम जो इंश्योरेंस को लेके जो हमारी जो सवाल हैं या जो हमारे डाउट्स हैं, या इन अदर वे आई वुड से कि जो हमारा नॉलेज है हम उसको इम्प्रूव करें। सो इट्स टोटली ए अवेयरनेस सेशन। यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले हैं कि ये फलानी कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर ये फीचर्स हैं और आपको ये खरीदना चाहिए। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट टुडे। तो अपना पर्पस बड़ा सिंपल है कि हम आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि आप और बेहतर वे में अपने परिवार के लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको और बेहतर वे में आप उनको परफॉर्म कर पाओ। तो अगर आप देखें कि जो स्लाइड आपके सामने आ रहा है, तो वो स्लाइड में भी हमने कुछ वैसा ही दिखाने की कोशिश करी है कि आई एम ए रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली संपूर्ण सुरक्षा। सो एक फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक चाइल्ड है, राइट। और उसके अंदर क्या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई फील प्राउड व्हेन आई अचीव माई कमिटमेंट एंड मेक माई फैमिली प्रोटेक्टेड फॉर लाइफ। तो एक एज अ ह्यूमन पर्सन क्या होता है ना जी, हमारी कई जिम्मेदारियां हमारे परिवार के प्रति, लेकिन अगर हम उन जिम्मेदारियों की बात करें तो एवरीबडी इज वर्किंग इन द डायरेक्शन टू फुलफिल ऑल दोज कमिटमेंट्स। बट जो लाइफ है ना सर, वो एक तरह से मैं बात करूँ, वो ना जो हमने बचपन में या अभी भी काफ़ी लोगों ने लॉकडाउन में भी खेला, लूडो का गेम, सांप सीढ़ी, राइट। तो सांप सीढ़ी जो है वो एक्चुअल लाइफ का ही एक आईना हमें दिखाता है। लाइफ में भी सांप सीढ़ी की तरह चलता है। कभी हम लाइफ में ऊपर ग्रो करते हैं और कभी कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग जो है या कुछ अनसर्टेनिटी जो है वो हमें लाइफ में नीचे खींच के ले जाती है। तो कई सारी चीज़ों में ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं ऑन द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो 2 ऐसे बहुत बड़े इंसिडेंट हैं जो हमारी लाइफ में अगर हो जाएं तो वो हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकते हैं। या 2 मैं ये कह सकता हूँ, 2 एक तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं।
वन इज डेथ एंड अनदर वन इज डिसीज, बीमारी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमें क्योंकि मान लीजिए जो ब्रेड अर्नर है, जो मेन करता है फैमिली का, जिसके ऊपर उसका परिवार डिपेंडेंट है, तो जो ब्रेड अर्नर है अगर उसका उसके साथ इसमें से कुछ भी हो गया, डेथ हो गया या उसको कोई डिसीज हो गया, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे परिवार के फ्यूचर के ऊपर आता है, राइट। तो डेथ जो है उसको देखो, वैसे तो हम नहीं रोक सकते, किसी के हाथ में नहीं है डेथ को रोकना, राइट। बट उस डेथ से जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है उसको जरूर, उस फाइनेंशियल लॉस के कारण परिवार के ऊपर जो दिक्कतें आने वाली हैं उससे जरूर हम अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय बाइंग ए एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। एंड ऑन द अदर साइड जो डिसीज है, बीमारी से देखो हर कोई चाहता है कि मैं बीमारी से दूर रहूं, हम उसके लिए कोशिश भी करते हैं, काफ़ी लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपना रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर डिसीज हो जाए तो वो एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी लेकर आती है। काफ़ी बार हमने देखा है कि वो हमारे जो एसेट्स है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो डिसीज से भी जो है हम उससे जो फाइनेंशियल लॉस, इलाज के लिए जो पैसा है फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, उससे भी हम अपने परिवार को बाय बाइंग एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इन्हीं चीज़ों को हम और डिटेल में समझेंगे। तो चैतन्या जी ने कुछ मेरे लिए सवाल उन्होंने बताया है मुझे कि उन्होंने कुछ सवाल तैयार किए हैं, राइट। तो ये रेदर देन कि हम कोई प्रेजेंटेशन मोड में डिस्कशन हम रिप्रेजेंट करें, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि चैतन्या जी वन बाय वन अपने जो क्वेश्चंस हैं वो रिप्रेजेंट करें एंड आई विल जी ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। जी जी जी। तो सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से संपूर्ण सुरक्षा बताया, लेकिन लोगों के मन में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सवाल रहते हैं, तो मैंने ऐसे कुछ आज 7-8 सवाल आपके लिए तैयार किए हैं, राइट। जिसमें इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस आपने कहा, हेल्थ इंश्योरेंस आपने कहा, तो हम हेल्थ इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बार लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि यार ये इंश्योरेंस और वो भी हेल्थ का, ये कैसे किया जा सकता है? क्या इसके अंदर एक्चुअल में फ़ायदा होता है या नहीं होता है? तो मैं चाहूँगा कि पहले आप बेसिक से एक सवाल का जवाब दीजिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली जी, हेल्थ इंश्योरेंस? ओके। तो हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हम समझें कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या एंड व्हाई जी, वी नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम एक बड़ा ही एक लेमन अगर लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, तो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स व्हाट, कि जो मेडिकल या हॉस्पिटलाइजेशन जो खर्चा है बीमारी के कारण, या इट माइट बी ड्यू टू एक्सीडेंट ऑल्सो, कोई सर्जरी करानी पड़ रही है या कोई बीमारी हो गई या एक्सीडेंट के कारण हमें हॉस्पिटल में जब दाखिला लेना पड़ रहा है इलाज करवाने के लिए, ठीक है। तो उस जो हॉस्पिटल का जो खर्चा हो रहा है, इलाज का जो खर्चा हो रहा है, उसका रीइंबर्समेंट का अरेंजमेंट करना इज हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और भगवान ना करे कि अगर हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा किसी सर्जरी या किसी बीमारी के कारण या एक्सीडेंट होने के कारण, तो जो भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो मुझे नहीं देना है, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी मेरे बिहाफ पे। तो आज के टाइम पे तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। तो कैशलेस फैसिलिटी है। कैशलेस फैसिलिटी क्या होता है कि आपको जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो आपके हर परिवार के मेंबर का एक कार्ड बनता है। तो जब भी आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो आपको वो कार्ड दिखाना है या फिर आपको पॉलिसी नंबर बताना है, ठीक है। और उसके बेस पे हॉस्पिटल को पता चल जाएगा कि आपका इंश्योरेंस कहाँ से हो रखा है। दे विल कॉन्टेक्ट द इंश्योरेंस कंपनी और जो भी आपका खर्चा होगा वो सीधा इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे, आपको पैसे का अरेंजमेंट उस समय नहीं करना पड़ेगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली कवर ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द हॉस्पिटलाइजेशन। जो एक कॉम्प्रीहेंसिव मतलब एक कंप्लीट जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें सिर्फ ये नॉर्मल जो दाखिला लेने पे जो खर्चे होते हैं वो कवर नहीं होते हैं, उसके अंदर डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर होता है। डे केयर, अब आज की डेट में क्या टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, तो काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं
जो कुछ घंटों में हो जाते हैं लेजर टेक्नोलॉजी या किसी और टेक्नोलॉजी के कारण, राइट। तो डब्ल्यूएचओ ने ऐसी कई सैकड़ों बीमारियां हैं जिनको डे केयर ट्रीटमेंट में डिफाइन किया हुआ है, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है। नॉर्मली 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई बीमारी ऐसी है कि वो डे केयर ट्रीटमेंट में ही कवर्ड है, तो 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आपको दाखिल होने से पहले आपने कुछ टेस्ट करवाए, कोई दवाइयाँ ली, राइट, या आपका इलाज होने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद भी काफ़ी महीने तक आपकी दवाइयाँ चलती रही, राइट, दैट इज कॉल्ड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो वो भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं। और अगर आपको कैशलेस नहीं मिला है, कैशलेस नहीं, आपने कोई छोटे हॉस्पिटल में आपने मान लीजिए करवाया है अपना ट्रीटमेंट, तो आपके मेडिकल बिल्स जो हैं वो रीइंबर्समेंट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपको पे किए जाते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना देखिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ डाटा पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखो, जो वर्ल्ड के 60% जो हार्ट डिसीज पेशेंट्स हैं वो इंडियंस हैं, राइट। देखिए बीमारियां कितनी बढ़ चुकी हैं, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई यू शुड नीड ए हेल्थ इंश्योरेंस। तो पूरे दुनिया में जितने हार्ट डिसीज के मरीज हैं उसके 60% तो इंडियंस हैं, जबकि पॉपुलेशन में तो हम 60% नहीं है, ठीक है, राइट। एक और बड़ा काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये तो ओल्ड एज में मुझे इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पर 30% हार्ट रिलेटेड जो इलमेंट्स हैं वो 40 साल के कम उम्र के लोगों को होती है। तो यंग एज के अंदर भी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में 2025 तक, अगले 5 साल तक 6.5 करोड़ लोग डायबिटिक हो जाएंगे। तो डायबिटिक होने का मतलब क्या है? यू आर इनवाइटिंग ए डिसीज। डायबिटिक पर्सन को वो काफ़ी प्रोन रहता है डिसीज को, डिसीजेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या कोई डिसीज होता है तो उससे रिकवर होने में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा, इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटिक भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर हैं हम डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, वी ऑल आर अवेयर। शायद ही कोई होगा जिसके खुद के फैमिली सर्कल के अंदर, नियर डियर वंस के अंदर, जिसने कोई कैंसर केस ना देखा हो, राइट। तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार में, कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल में, किसी ना किसी फैमिली में कैंसर इतना कॉमन आज की डेट में हो गया है। और यहाँ तक हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियन, राइट, ये सब लोग जो हैं, जो कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, तो ये लोग भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस अगर है तो ये सभी तरह के जो खर्चे हैं हम उससे जो है अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो एवरी मिनट देयर इज ए रोड एक्सीडेंट। ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ जो है नी रिप्लेसमेंट्स इंडिया में होते हैं हर साल। सो नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, लैक्स ऑफ सर्जरीज आर हैपनिंग एवरी ईयर। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं एक और सिंगल वर्ड में ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वल टू ए वेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, राइट, तो क्या होगा कि हमें उस बीमारी के इलाज के लिए हमें अपनी जो एसेट्स हैं हमें उनको सेल नहीं करना पड़ेगा, या हमारी जो सेविंग्स हैं हमें उन सेविंग्स को जो है विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। हमने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए पैसा जोड़ा है, या हमने घर बनाने के लिए कोई सेविंग करी है, ठीक है, और ऐसे टाइम पे घर में कोई बीमारी आ गई, घर का कोई परिवार मेंबर को कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो हमें वो एसेट्स हमारी नहीं विड्रॉ करनी पड़ेंगी, ठीक है। हम इंश्योरेंस के थ्रू उस खर्चे की भरपाई कर पाएंगे, राइट। तो ये दिस इज द बेसिक
कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना इम्पॉर्टेंट जो है एजुकेशन है लाइफ के अंदर, राइट, उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। जी। तो सर इसमें ना एक सवाल और है मेरा। आपने बहुत बढ़िया तरह से बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए, और आपने ये भी समझाया कि आपकी स्थिति क्या है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और बीमारियों के बारे में, और एज अ वेल्थ इंश्योरेंस आपने उसको रिलेट किया। ये चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक सवाल और है मेरा ये जो आपके सामने है कि यहाँ पर एक चैतन्य जी, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक और चीज यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। जी As per one data published by some research organization, इंडिया में जब कोई हॉस्पिटलाइज होता है ना चैतन्य जी, जी तो तो इट इज ऑलमोस्ट 83% लोगों के पास फंड्स नहीं होते, जी और तकरीबन 50% लोग जो हैं, 50 to 60% लोग जो हैं, उनको अपना जो है, जो एसेट्स हैं वो बेचनी पड़ती हैं इलाज कराने के लिए, और 1/3 लोग जो हैं उनको कर्जा लेना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। जी तो अब आप ये देखिए कि क्या हम कर्जा लेना चाहते हैं? एक कर्जा लेने का मतलब क्या है कि आपका परिवार जो है 10 साल पीछे चला गया फाइनेंशियली, ठीक है जी। आपकी एसेट तोड़ने का मतलब है, आपकी एफडी तोड़ने का मतलब है आप अगेन 5 साल पीछे चले गए, या जी हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू इलाज कराना है। तो आई थिंक कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने परिवार के भविष्य के लिए जो उन्होंने सेविंग करी है उसको वो विड्रॉ करे, या उसको किसी तरह का कर्जा उठाना पड़े, उस तरह का कोई फाइनेंशियल बर्डन आए। सो अगर इसको हम अच्छे से समझ लें तो हमें एक बड़ी क्लियर आंसर मिल जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू अदर सिचुएशंस के अंदर फंसना। जी जी। जी सो बहुत बढ़िया सर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आता है कि देखो, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ना ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी हम यंग हैं, फिट हैं, फाइन है, फैमिली भी हेल्दी है अभी, राइट? तो हमें लेना क्यों चाहिए? क्योंकि ये तो हेल्थ इंश्योरेंस तो उसको होना चाहिए जो अनफिट है, राइट? जी तो उसको हेल्थ की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्यों पड़ेगी? ये सवाल भी बहुत लोगों का आता है। हाँ, मैंने अभी पीछे भी एक स्लाइड में चैतन्य जी शेयर किया जी कि जो हार्ट जो इलमेंट्स हैं, जी राइट, 30% लोग, जो 100 में से 30 लोग जिनको दिल की बीमारी होती है, हार्ट डिसीज होती है, वो लेस देन 40 ईयर ओल्डर होते हैं। तो ये जी ना एक एक वहम है, एक प्रिसेप्शन है कि जी ओल्ड एज के अंदर ही बीमारियां होती हैं, ठीक है। आप कभी हॉस्पिटल जाइए तो आप देखेंगे जाके कि पूरी दुनिया ही बीमार है, राइट। कभी आप कैंसर हॉस्पिटल में विजिट कीजिए, या कभी कोई आप हार्ट के हॉस्पिटल में विजिट कीजिए, तो यू विल फाइंड कि यार एवरीबडी इज हैविंग ए डिसीज, राइट। तो ये भ्रम है, ये तब तक है जब तक किसी को हुआ नहीं है, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताता हूँ, जी आप इसको एक अलग एंगल से भी देख सकते हो। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो सबको चाहिए, पहली चीज तो, ठीक है जी, राइट। सो ये नहीं है कि आप यंग एज में हो आपको नहीं चाहिए, आपको ओल्ड एज में ही चाहिए। आप एक सिंपल सा चीज समझिए कि आर यू श्योर यू मे नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एवर? क्या चैतन्य जी, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं, आप जी भी यंग एज में ही हैं, राइट, जी। तो क्या आप श्योर हो कि आपको लाइफ में कभी हॉस्पिटलाइजेशन होगा ही नहीं? नहीं, नहीं, उसमें तो कभी श्योर नहीं है, बट इसमें जब हो जाएँगे तो ले लेंगे सर इंश्योरेंस। है ना? तो हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। जी, अब जी। आप एक बेसिक चीज समझिए, मान लीजिए समबडी इज 30-35 ईयर ओल्डर, राइट। वो सोचता है कि यार 50-55 पे ऊपर जाके बीमारियां होती हैं तब लेंगे, जी, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। तो आप समझिए कि मान लीजिए कोई 30 साल का है और उसको 60 साल तक 30 साल का गैप और है, और अगर साल का प्रीमियम है लेट से पूरे परिवार का 15,000 रुपया, तो 30 साल में उसने पैसा देना कितना है? 4.5 लाख। चलो राइट। थोड़ा बहुत प्रीमियम टाइम के साथ बढ़ता भी है, मैं कहता हूँ 4.5 नहीं 6 लाख देना भी पड़ गया,
लेकिन 30 साल में अगर एक बार भी पूरे परिवार में से भी कोई बीमार हो गया बॉस, तो आप सोचो ना कितने लाखों लगते हैं, निचोड़ देते हैं हॉस्पिटल वाले, खाली कर देते हैं। जी। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा गलती है कि यंग एज में नहीं लेना है, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, ये जो आपने बात कही, तो बॉस उस टाइम पे तो कोई नहीं देने वाला, राइट। अगर आपको एक बार बीपी हो गया, डायबिटिक हो गया, या आपका कोई हार्ट का ऑपरेशन हो गया, या कैंसर हो गया, या किसी भी तरह का कोई भी डिसीज हो गया, उसके बाद आपको कोई कंपनी इंश्योरेंस कवरेज नहीं देने वाली है। यंग एज में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे पीछे है कि जी इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि उसको राइट। पता है एंड फाइंड आदमी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 40-45 क्रॉस करे, तो कुछ ना कुछ जो है अन इनवाइटेड जो मेहमान है वो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है। किसी को बीपी शुरू हो जाता है, किसी को डायबिटिक शुरू हो जाती है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल शुरू हो जाता है, किसी को कोई और डिसीज शुरू हो जाता है। ठीक है, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी कहती है पहले तो मैं कराऊंगा तुम्हारा मेडिकल, और मेडिकल में अगर कुछ भी 19-21 आ गया तो दे आर नॉट गोइंग टू इंश्योर यू। तो बॉस इंश्योरेंस कवरेज तो यंग एज में लेने जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल गया, उसके बाद कुछ भी डिसीज हो गया, तो लाइफ टाइम वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए मना नहीं कर सकती। ओके। तो ठीक है जी, तो इसलिए यंग एज में तो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं दूसरा एक और पॉइंट कहूंगा चैतन्य जी, आपने 30 साल की उम्र में जी। ले लिया इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है। मैं कहता हूं आपके सारे प्रीमियम वेस्ट जाए। आप 40-50 साल तक और प्रीमियम देते रहो और आपको लाइफ के अंदर कभी डिसीज ही ना आए। आई वुड लव टू वेस्ट माई प्रीमियम, राइट। उसका जी। कभी जरूरत पड़े ही ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, आई विश दैट। लेकिन अगर बाय चांस कोई डिसीज हो गया बॉस, तो उसके बाद कोई कवर नहीं करने वाला, और एक बार एक डिसीज हो गया ना सर, तो उसके बाद मल्टीपल डिसीजेस धीरे 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 बॉडी में ऐड होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए यंग एज में लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए ये लास्ट लाइन में यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा मेरी स्लाइड का, यू मे बी अ गुड ड्राइवर, बट इज देयर ए गारंटी दैट यू विल नेवर गेट एक्सीडेंट? देयर इज नो गारंटी ना, सो यू हैव टू थिंक अगेन। So buy an insurance when you जी। are healthy rather than when you get some disease in your body, because उसके बाद आपको कोई भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं देगा। So this is my जी। point on the तो साथ में कुछ सर मुनीष, साथ में कुछ सवाल भी आ रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने सवाल पूछते रहें। हम लोग सेशन के अंत में एक Q&A सेशन में आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। अभी अभी मेरे पास कुछ ऑलरेडी सवाल है, मैं उनको पूछ लेता हूँ, पहले उसके बाद पहले मैं आपको आपको सवाल ले लेता हूँ, फिर जो है हम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी सवाल लेंगे। जी, जी, जी। तो सर जी अगला अगला सवाल मेरा है आपके पास कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मेरी कंपनी भी मुझे हेल्थ कवर देती है, राइट? तो मैं फिर एक और वापस आप इंश्योरेंस लेना मेरे लिए रिकमेंड करेंगे क्या? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैतन्य जी। मैं अगेन वो पॉइंट कहना चाहूँगा कि जी। बहुत सारी चीज़ों में ना हम परसेप्शन में ही जी रहे हैं, राइट। वी नीड टू लिटिल बिट मोर विजनरी, राइट। कैसे? जी। देखिए अब ये आप एक चीज़ देखिए, आप मैं हम दोनों जॉब में हैं, वी बोथ ऑफ अस आर कवर्ड थ्रू द आर एम्प्लॉयर इन हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन आपके राइट। और मेरे पे भी एप्लीकेबल है, ठीक जी। है, राइट। सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट ड्यू टू सम इलनेस we may lose a job, there is a possibility, then जी। what? जी। नौकरी भी गई और इलाज के लिए पैसा भी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं है, तो एम्प्लॉयर तो नहीं करेगा ना, ठीक है। फिर दूसरी चीज, क्या एम्प्लॉयर सारे फैमिली मेंबर को भी कवर कर रहे हैं? माइट बी नॉट, मे बी यस, मे बी नो। तो जो इंश्योरेंस जो फैमिली मेंबर कवर्ड नहीं है, अब उसको तो जरूर कवर करिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब मान लीजिए कल को हमने नौकरी चेंज कर ली, तो क्या ये इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू रहेगा?
नहीं रहेगा। क्या नया जो एम्प्लॉयर है वो इंश्योरेंस कवरेज देगा? वो डिपेंड करता है उसकी एचआर पॉलिसी क्या है। और आप जी जब रिटायर हो गए उसके बाद क्या? उसके बाद तो इंश्योरेंस कवर खत्म हो गया। इंश्योरेंस आपको एम्प्लॉयर तो तब तक ही कवर दे रहा है ना जब तक आप उसके लिए नौकरी कर रहे हो। जिस दिन आपने नौकरी छोड़ दी या आप रिटायर हो गए, आपका इंश्योरेंस कवरेज भी खत्म हो गया, राइट? तो अब मान लो कोई आज नौकरी कर रहा है, 10 साल बाद उसने खुद का बिजनेस करना शुरू किया, तब क्या करेगा? तब उसको इंश्योरेंस कवर खुद खरीदना पड़ेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी, और उस एज में फिर मिलेगी नहीं। मैंने वही बताया ना, यंग एज में आज आप ले लीजिए, लेकिन आगे जाके क्या होगा जब आप 45-50 पे लेने जाएंगे, तब देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उस टाइम पे पॉलिसी शायद ना मिले या महंगा मिले या विद सर्टेन कंडीशंस मिले, राइट? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो है, चाहे जब आप क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है, आप उसमें अपना इंश्योरेंस कवर लीजिए, चाहे वो आप टॉपअप की फॉर्म में लीजिए, ठीक है, या फिर आप जो है छोटा सम इंश्योर ले लीजिए ताकि इन फ्यूचर आप उसको बढ़ा सकें। बट आप एक सम इंश्योर जो है वो जरूर अपना रखिए। पोस्ट रिटायरमेंट तो चाहिए ही ना चाहिए, जरूरी है उस टाइम पे तो, क्योंकि उस टाइम पे तो वैसे भी यू आर प्रोन टू द डिसीजेस। हम्म हम्म हम शुरू के दौर से जब हम स्वस्थ हैं तब हम शुरू कर दें, तो बीमारियां हम्म, चाहे जो मर्जी आए, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यूअल करने से कंपनी मना नहीं कर सकती। तो ये भी मना एक नहीं। चीज आती ये है, ये राइट? ये एक फीचर होता है, सारी कंपनियां नहीं करती हैं। ओके। जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जी आपको अपने एडवाइजर से पूछना है कि भाई साहब ये जो पॉलिसी आप मुझे रिकमेंड कर रहे हो, क्या जी। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का सुविधा है, कमिटमेंट है या नहीं है, ओके। राइट? तो जी, ये चीज जो है आपको थोड़ा पूछ चेक ली। करती है बिफोर जी। बाइंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके। डन तो सर। सिर्फ प्रीमियम के चक्कर में नहीं जाना है, सस्ते के चक्कर में। जी, 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 जी। एक जी। सवाल सर आजकल बहुत कॉमन आ रहा है, हालाँकि हमारे हम्म, काफ़ी जो अभी पार्टिसिपेंट हैं, उनका भी सवाल होगा, क्योंकि आजकल कोविड का दौर चल रहा है, एक पैंडेमिक चल रहा है, राइट? तो क्यों ना कोविड की पॉलिसी ली जाए? ये भी एक सवाल आता है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्यों लूँ? और मैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, मैं चाहूँगा आप ये भी बताएँ। देखिए, एक होता है स्पेसिफिक डिसीज पॉलिसी, ओके। कि जो सिर्फ एक उसी बीमारी से रिलेटेड जो खर्चा है उसको कवर करेगी। जैसे कोरोना पॉलिसी हुई कि अगर कोरोना हो गया और उसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो कोरोना के इलाज के लिए जो खर्चा हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये हो गया स्पेसिफिक डिसीज पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होता है? जैसे हम गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है, जो लीगली जरूरी होता है। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कि गाड़ी को कुछ भी हो गया, ठीक है, चाहे उसका बम्पर टूट गया, चाहे शीशा टूट गया, कुछ भी हो गया, राइट, वो सब कुछ कवर्ड है उसके अंदर, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में सारी बीमारियां कवर्ड होती, स्पेसिफिक में सिर्फ वही बीमारी कवर होगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव में कोरोना भी कवर होगा, एंड अदर देन कोरोना कोई और बीमारी है वो भी उसके अंदर कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि कोरोना कोई फर्स्ट टाइम कोई पेंडेमिक है? इज इट द फर्स्ट पेंडेमिक? आंसर इज नो। क्या कोरोना के बाद कोई और इस तरह का पेंडेमिक नहीं होगा? ये भी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है। अगेन आंसर इज नो, राइट? ये लास्ट पेंडेमिक तो नहीं है, राइट? तो हमें कवर किसके लिए चाहिए? हमें कवर इन सब चीजों के लिए चाहिए। वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एक्सीडेंट के कारण नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, कैंसर, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, कोई भी डिसीज हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव हैज कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको रेदर देन बाइंग है कोरोना पॉलिसी, वो थोड़ा सस्ता मिलता है क्योंकि वो एक ही डिसीज कवर कर रहा है, तो वो 2-2.5 हजार में बढ़िया आपको कवर मिल जाएगा। बट आई वुड प्रेफर कि रेदर देन बाइंग अ
कोरोना पॉलिसी, यू शुड गो फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, राइट। कोरोना पॉलिसी किसको लेना चाहिए, मैं वो भी थोड़ा यहाँ पे डिफाइन करूंगा। मान लो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ड्यू टू द एज नहीं मिल पा रहा है, या आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव ऑलरेडी है, राइट। तो आप चाहते हो कि उसके जो मेरे क्या कहते हैं, वो जो फीचर्स हैं लाइक एज ए अपना बोनस वगैरह के, वो जो है कहीं इम्पैक्ट ना हो, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट कोरोना पॉलिसी लेना चाहता हूं, तो आप ले लीजिए। अदरवाइज आई वुड प्रेफर कि यू मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रेदर देन अ स्पेसिफिक डिसीज पॉलिसी। जी चैतन्य जी। क्या ज़्यादा चाहिए, और मैं अगर ज़्यादा लेना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी या कुछ और किया जा सकता है? सॉरी चैतन्य जी, आपका सवाल मैं प्रॉपरली सुन नहीं पाया, तो क्या आप रिपीट करेंगे एक बार? मेरे पास ऑलरेडी सर 2 लाख का कवर है, हम्म। राइट, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो क्या मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? क्या मुझे नई पॉलिसी लेनी चाहिए या और कोई तरीका है? ओके ओके, तो ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले क्या होता था, ज़्यादातर लोग 2 लाख 3 लाख इतना इंश्योरेंस कवर लिया करते थे, राइट। देखिए, आज से 10 साल पहले इट वाज फाइन, तब भी फाइन नहीं था एक्चुअल में तो, बट ठीक है, शुरुआत तो किसी ने किया और एक 2-3 लाख की पॉलिसी से किया, इट्स ओके, राइट। बट आज की डेट में 2 लाख जो है वो सफिशेंट नहीं है, बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है। आज आप देखो ना, कोई एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर 2 लाख रुपए में कोई भी बड़ी बीमारी का इलाज पॉसिबल नहीं है। कम से कम 5-7 लाख रुपया तो ऐसे ही लग जाता है, ठीक है, राइट। तो 2 लाख सफिशिएंट नहीं है। दूसरी चीज आप ये देखिए, मेडिकल जो इन्फ्लेशन है, जो खर्चा बढ़ रहा है, कॉस्ट जो बढ़ रही है इलाज की, वो 14% से बढ़ रही है हर साल। 14% बढ़ने का मतलब क्या है, थोड़ा अगर हम इसको समझें, तो दैट मीन्स हर 5 साल में कॉस्ट डबल हो जाती है। तो आज अगर किसी बीमारी का इलाज मान लीजिए 3-4 लाख में हो भी रहा है, तो अगले 10 साल में वो 4 लाख की जगह कितने में होगा? 5 साल में डबल, 4 का 8, और अगले 5 साल में 16 लाख रुपए में होगा, ठीक है। तो आपको जो है इंश्योरेंस कवर आज ही बढ़ा लेना चाहिए। तो 2-3 लाख इज नॉट इनफ, ठीक है, यू नीड एट लीस्ट 10 लाख कवर। तो वो कैसे लें, मैं आपको उसका एक सिंपल और एक कॉस्ट इफेक्टिव वे बताता हूँ। वो ये है कि आप 5 लाख की तो एक बेस पॉलिसी ले लीजिए, ठीक है, राइट, और 5 लाख का उसके ऊपर टॉपअप ले लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए 15,000 में 5 लाख का एक कवर मिल रहा है, तो नेक्स्ट 5 लाख का कवर आपको सिर्फ 2,000 में मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं सुपर टॉपअप, ठीक है। तो आपका 15 और 2 17,000 रुपए में 10 लाख का कवर हो जाएगा। तो लेट से किसी के पास ऑलरेडी 2 लाख का पॉलिसी है, तो वो क्या करे, 2 लाख के सब लिमिट का सुपर टॉपअप ले ले। नो व्हाट इट मीन, तो सुपर टॉपअप लेट से कि 5 लाख रुपए का और लिया, और 2 लाख की सब लिमिट है, डिपेंडिंग अपॉन एज ये चीज प्रीमियम कैलकुलेट होता है, बट जस्ट एक एग्जांपल मान लूं कि 3,000 रुपया प्रीमियम बना, तो क्या होगा, तो अगर 2 लाख रुपए तक का क्लेम आया, तो वो तो आपकी बेस पॉलिसी जो पहले से ले रखी है उसमें से पे हो जाएगा। उसके ऊपर जो क्लेम आया अगले 5 लाख तक, मतलब टोटल आपका कवरेज 2 + 5 7 लाख हो गया, ठीक है, राइट। तो आप 7 लाख रुपए तक का क्लेम ले पाओगे जस्ट बाय पेइंग वेरी लिटिल प्रीमियम मोर। एक और मैं आपको एक चीज कहूंगा, क्योंकि जो अगर आपने पुरानी पॉलिसी ले रखी है, काफी टाइम से ले रखी है, 2-3 लाख का कवर ले रखा है, तो उसमें इस तरह के फीचर होने की संभावना बड़ी कम है कि लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल मिलेगा, या फिर आपको किसी तरह का वो जो है अपना रूम रेंट का कैपिंग नहीं होगा।
तो आई वुड प्रेफर कि एक बार आप अपने एडवाइजर के साथ बैठिए, ठीक है, और एक बेटर पॉलिसी के लिए आप पोर्ट भी कर सकते हो, बेटर फीचर के लिए। तो आपके जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट हैं जब आप पोर्ट करते हो तो वो भी कंटिन्यू रहते हैं। तो जैसे हम मोबाइल का नंबर पोर्ट कर सकते हैं बेटर सर्विसेज के लिए, एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे जा सकते हैं, उसी तरह आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पोर्ट कर सकते हो। तो आप पोर्ट की जो फैसिलिटी है आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर प्रीमियम का, कि मान लीजिए कोई 35 साल का है और उसके पास 4.5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कवर, बेसिक इंश्योरेंस कवर है, तो वो तकरीबन 12,000 का प्रीमियम दे रहा है, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड, अगर उसकी फैमिली के अंदर है, ठीक है, राइट। तो जस्ट ए मिनट, आई नीड अ ब्रेक। सो हम लोग अभी फिर से स्टार्ट करेंगे अनदर 1 मिनट के अंदर। सो यहाँ पर 2 बातें बहुत अच्छी क्लियर कर रहे हैं मनीष सर। एक तो ये जो पोर्टिंग वाली बात थी ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपके प्लान के अंदर लगता है कि फीचर्स मिसिंग है तो आप दूसरी कंपनी में भी पोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो उन्होंने सुपर टॉपअप की बात कही वो भी एक बहुत अच्छा फीचर्स उन्होंने बोला, जिसके अंदर एक बहुत छोटे से अमाउंट में आप अपने इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स वेट फॉर Munish sir, then we will start again. Yes sir, you are audible sir. मान लीजिए कोई 35 साल की उम्र में है, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड अगर फैमिली का साइज है, तो उनको 12,000 देखिए प्रीमियम देना पड़ रहा है 4.5 लाख के कवर के लिए। वो 4 लाख का कवर और ले ले तो मात्र 1,800 रुपए का उसको प्रीमियम और देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सुपर टॉपअप। तो टोटल इंश्योरेंस कवर 8.5 लाख का हो जाएगा। उसी तरह से कोई 40 साल की उम्र में है तो उसको 2,000 का प्रीमियम और देना है अगले 4 लाख का इंश्योरेंस कवर ऐड करने के लिए। तो ये जो एडिशनल कवर होता है ना वो बहुत ही नॉमिनल। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपका इंश्योरेंस कवर कम है, 2, 4, 5, 7 लाख है, तो उसको आप 5-7 लाख और जो है उसके अंदर ऐड करिए सुपर टॉपअप को यूज करते हुए। और अगर फैमिली साइज थोड़ा बड़ा है, 2 अडल्ट और 2 चाइल्ड हैं, 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है, तो भी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। 2-2.5 हजार रुपए में आपको अगले 4 लाख का कवर आपके परिवार को मिल रहा है। तो इसको जो है आप यूटिलाइज करिए सुपर टॉपअप को अपने इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने के लिए। जी चैतन्य जी। चैतन्य जी आपका ना आई थिंक वॉइस थोड़ा लेट आया है आपका, शायद क्वेश्चन पहले आप बोल गए लेकिन मैं सुन नहीं पाया, तो आई रिक्वेस्ट जी मेरा सवाल यही था सर कि मैं कन्विंस हूँ मान लो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, लेकिन मैं 15,000 रुपये अभी मैनेज नहीं कर सकता, तो उस केस में मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं कि कम बजट में मैं पॉलिसी ले सकता हूँ क्या? देखिए कम बजट में पॉलिसी तो आप ले पाओगे, वो तो चलो ठीक है। पहली चीज तो आपको जो पॉलिसी लेना है ना चैतन्य जी, वो आपको वो उतना लेना है जितनी आपकी जरूरत है। तो जरूरत 10,000 में पूरी हो रही है तो 10,000 वाला आप पॉलिसी लीजिए, और जरूरत 20,000 में पूरा हो रहा है तो बॉस 20,000 वाला लीजिए, ठीक है जी। आप अपने मन से मत सोचिए कि मुझे तो 10,000 रुपए तक की या 15,000 रुपए तक के प्रीमियम की पॉलिसी लेनी है। आप देखिए कि हमारे परिवार की जो नीड है, एज पर आर एज, एज पर आर फैमिली साइज, एज पर सम इंश्योर्ड आई नीड, मैं कितना मेरा रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, ये 12-15 हजार रुपया कुछ नहीं होता है। आप एक बेसिक सी बात को समझिए, आज मान लो 15,000 रुपये अपने पास नहीं है, ठीक है, लीजिए परिवार का कोई मेंबर बीमार हो गया और 4 लाख रुपया लग गया खर्चे पे,
वो कहाँ से आएगा? जी। आप उसके बारे में एक पल के लिए सोचिए ना। आज अपने पास 15,000 का मान लो एडजस्टमेंट नहीं है, 4 लाख रुपया कहाँ से आएगा? तब कहाँ से हम राइट। पैदा करेंगे वो 4 लाख रुपए? तब वही बात हुई ना मैंने जो शुरू में बताया, या तो हम अपनी सेविंग तोड़ेंगे या हम कर्जा उठाएंगे। ठीक है, वो सब चीजों से बचने के लिए ही तो सर ये लेना है। नहीं तो 4 लाख तो सोचो ना हमें कहाँ पहुंचा देगा हमारी फैमिली को। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का अगर खर्चा आ गया, आज अगर 15,000 एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो उस समय 4-5 लाख रुपया अरेंज करना कितनी बड़ी परेशानी होगी। और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा चैतन्य जी, अच्छा आप तो कर भी लोगे, मान लो आप खुद ही बीमार हो, जी। जो ब्रेड अर्नर है वो खुद ही हॉस्पिटल में दाखिल है, तो आप सोचो ना आपकी वाइफ कैसे अरेंज करेगी, आपके बच्चे कैसे अरेंज करेंगे? तो उनको उस सिचुएशन में ना आना पड़े, उसके लिए आज 15,000 हम अरेंज कर लें, वो कहीं ज्यादा कन्वीनियंट है रेदर देन कि हमारा परिवार उस सिचुएशन में उस समय आए। ठीक है जी, परफेक्ट मैं कहता हूँ ये वेस्ट जाए, भगवान करे हमें कभी भी हॉस्पिटलाइज होना ही ना पड़े। सर। जी, जी, जी। ठीक है, बट हमें तैयारी तो रखनी पड़ेगी ना कि बुरे समय में हमारे परिवार की प्रोटेक्शन कैसे हो। और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे ही स्ट्रेंथ मिलती है, वो होना जी, सर बड़ा जरूरी है। राइट, तो ये इट इज नॉट अ बिग डील, somebody want to arrange he can arrange। क्योंकि जी। जब अस्पताल में दाखिल होंगे ना उस दिन भी तो अरेंज करेंगे ही ना। ये तो बिल्कुल है सही नहीं बात। कि हम परिवार के मेंबर का इलाज नहीं कराएंगे, तो आज 15,000 भी अरेंज किया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट विल, राइट। कि भाई मुझे करना है कि नहीं। जी, एक जी, चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, पोस्टपोन मत कीजिए। एक ना अपने वो पंजाबियों की आदत है, कर लांगे, कोई गल नहीं देख कर लांगे, आज देख का ला। काम, हाँ देख लांगे, आज का काम कल पे डालने की आदत है। प्लीज इसमें वो मत कीजिए, क्योंकि बीमारी को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। आप ये डिसीजन पोस्टपोन कर सकते हो कि मुझे इंश्योरेंस अभी नहीं लेना, मैं तो 4 दिन बाद लूंगा, मैं तो दिवाली के बाद दूंगा, मैं तो नए साल में लूंगा, दैट यू कैन डू। बट आप बीमारी को नहीं कह सकते तो दिवाली के बाद आना, आप एक्सीडेंट को नहीं कह सकते तो दूसरे साल में आना, 2022 में आना। राइट, वो आपके मेरे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ये है कि हम उसकी तैयारी कर सकें। तो आई वुड रिक्वेस्ट to all participants, please don't postpone, right? It is a necessity, it is not an option, so take it today जी, and try to arrange what howsoever you want to arrange it। जी सर, ये तो क्लियर हो गया सर। तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे सिर्फ़ हेल्थ की प्रोटेक्शन करने का है या हॉस्पिटल्स के बिल को प्रोटेक्ट करने का है या कुछ और भी एडवांटेजेस हमें मिलते हैं? इसके बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं चैतन्य जी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। जी, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, सबसे बड़ी चीज कि जो भी आपने प्रीमियम पे किया उसके ऊपर आपको टैक्स का अलग से रिबेट मिलता है। जो 80C में 1.5 लाख रुपए का रिबेट है, उसके अलावा एक अलग सेक्शन है 80D, तो उसके अंदर आपको अलग से रिबेट मिलता है। काफी कंपनीज जो हैं वो रेगुलर हेल्थ चेकअप भी फ्री में देती हैं, कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 3 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स ऑफ द पॉलिसी। राइट, तो आपके हेल्थ चेकअप के फ्री में करवाए जाते हैं, वो आपको एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो इंश्योरेंस कंपनी आपके सम इंश्योर्ड को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज लिया, ठीक है, आपने अगले साल क्लेम नहीं लिया तो आपका इंश्योरेंस कवर 7.5 लाख हो जाएगा। ठीक है जी, आपने उससे अगले साल भी कोई क्लेम नहीं लिया, आपका इंश्योरेंस कवर 10 लाख हो जाएगा। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जहां 50% बढ़ रहा है, किसी में 20% बढ़ता है, किसी में 50% बढ़ रहा है। तो नो क्लेम बोनस के थ्रू आपको प्रीमियम उतना ही देना है और आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता जाता है। तो ये कई बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं अदर देन द जो हमारा बीमारी का जो इलाज का खर्चा है, उसके अलावा ये भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। जी सर। सो अगला सवाल है सर मेरा आपसे कि जब भी हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना, तो अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग प्रीमियम रेट हमारे सामने आते हैं और रिस्क कवर भी सेम होता है। तो ऐसा क्यों होता है और हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए?
देखिए, जैसा मैंने अभी विद इन ड्यूरिंग माय डिस्कशन मैंने कुछ पॉइंट शेयर करे, राइट? तो उसके अंदर ही आप देखो कि कई सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, या मैंने अभी बात करी कि आपको बोनस कितना मिल रहा है, कोई 20% बोनस आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा रहा है, कोई 50% बढ़ा रहा है, कोई आपको साल के बाद फ्री में आपके हेल्थ चेकअप कर रहा है, कोई 3 साल के बाद कर रहा है। तो ये जो सब फीचर्स हैं, इनके बेस पे जो है डिसाइड होता है कि आपका प्रीमियम क्या होगा। तो कुछ मैं पॉइंट्स आपके सामने रख सकता हूँ। जैसे रूम रेंट का क्लॉज है। ज़्यादातर जी जो ट्रेडिशनल जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी, पुरानी जो पॉलिसीज़ थी, और ज़्यादातर पीएसयू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के केस में उन्होंने क्या किया हुआ है, रूम रेंट का क्लॉज लगाया हुआ है। व्हाट इज़ दैट? कि फॉर एग्जांपल आपको 2% रूम ऑफ सम इंश्योर्ड ही रूम रेंट मिलेगा। तो मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ है, लेट्स से कि 3 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर 2% मतलब 6,000 रुपये तक का आप रूम ले सकते हो। अब अस्पताल में अगर रूम ही 10,000 रुपये का है, एक दिन का खर्चा 10,000 रुपया है उसका, ठीक है, तो आप जनरली ये सोचोगे कि 4,000 तो चलो मैं अपनी जेब से दे दूंगा, बट उसमें ऐसा नहीं होता, आपके पूरे बिल में 40% कट जाएगा। तो रूम रेंट आप चाहते हो कैपिंग हो ही ना, कि मैं जितना मेरा सम इंश्योर्ड है, मैं उसमें चाहे 10,000 वाला कमरा लूँ, चाहे 25,000 रुपये वाला कमरा लूँ, उसका मेरे सम इंश्योर्ड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी क्लॉज आप नहीं चाहते, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका प्रीमियम डिफरेंट होगा, और जो रूम रेंट का क्लॉज लगा के बैठी है कंपनी, वो कम प्रीमियम लेगी, क्योंकि वो क्लेम में आपसे कटौती करने वाली है। ठीक है। अब कोई मैटरनिटी कवरेज दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, तो उससे भी प्रीमियम डिफरेंट हो जाएगा, एनसीबी रेट से डिफरेंस हो जाएगा, कैपिंग से डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, राइट। रीस्टोर फैसिलिटी होती है कि जैसे आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज लिया, कंपनी कहती है आपने 5 लाख यूज कर लिया एक ही साल के अंदर, तो मैं 5 लाख का एक और आपको एडिशनल कवरेज दे दूंगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरेज फॉर अनदर क्लेम। तो कोई रीस्टोरेज की फैसिलिटी दे रही है, तो उससे क्या होगा, वो उसके लिए फिर थोड़ा सा वो कॉस्ट भी तो लेगी ना। कोई ओपीडी का खर्चा कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, जो कंपनी ओपीडी खर्चा नहीं कवर कर रही है। कोई किसी डिसीज के लिए 2 साल का वेटिंग लगा रहा है, कोई 90 दिन का ही वेटिंग लगा रहा है, तो ऑब्वियसली प्रीमियम में डिफरेंस आएंगे। तो ये सब फीचर्स हैं जिनके कारण आपके प्रीमियम जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जी जी सर। सो आगे चलते हैं सर। तो इसको अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास आएगी, ये वैसे है। जी जी। तो सर मेरा जो अगला सवाल है कि फिर हेल्थ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए, राइट? किसको जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की? वापस वही बेसिक चीजें हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सवाल बड़ा हम इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है। जी जैसा जी आपने जी पहले पूछा कि मैं तो फिट आदमी हूँ, जी 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 ठीक है, तो वो सब प्रिसेप्शन है। इस सवाल का सिंगल लाइनर आंसर ये है चैतन्य जी, कि एवरीबडी नीड्स हेल्थ इंश्योरेंस। यू, मी, एवरीवन नीड्स हेल्थ इंश्योरेंस। कोई ये लिखवा के नहीं लाया है कि मैं जिंदगी में बीमार नहीं होने वाला हूं। अगर कोई ऐसी किसी के पास कोई गारंटी है, तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस का बस जरूरत नहीं है। अदरवाइज हर आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत है, चाहे वो यंग है, चाहे वो ओल्ड है, चाहे वो बच्चा है, चाहे फिट है, अनफिट है, अमीर है, गरीब है, छोटे शहर में है या एक मेट्रो सिटी में। एवरीवन, यू, मी, एवरीवन नीड्स अ हेल्थ इंश्योरेंस। जी। तो आगे चलते हैं सर। ये हम्म। तो आपने बहुत जगह पे चीजें क्लियर की कि एवरीबॉडी नीड। सो अगला जो हमारा सवाल है वो है कि इंश्योरेंस कवरेज के ऊपर, कि इंश्योरेंस कवरेज कैसे डिसाइड की जाए कि मैं कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लूँ? देखिए, इंश्योरेंस कवरेज आप कई तरह के ले सकते हो। आप 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इवन 1 करोड़ रुपए का भी सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, जो कि बहुत ओके। ज्यादा कॉस्ट नहीं करता है। मान लो आपके पास 10 लाख का एक बेस प्लान है ना, और आपको 90 लाख का सुपर टॉपअप लेना है, इट विल कॉस्ट हार्डली 3-4 थाउजेंड रुपीज। ओके। ओनली 3-4 थाउजेंड रुपीज? Yes, only 3-4 thousand rupees, right? For ओके। the next 90 lakhs.
एंड इट इज फॉर द फैमिली, नॉट फॉर इंडिविजुअल। तो ओके। जो पहले वाला 3-4 लाख है ना, वही उसी पे ही मेन खर्चा होता है, उसके बाद तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो आप कैसे शहर में रह रहे हो, आप छोटे शहर में हो तो वहाँ इलाज कंपैरेटिवली एक मेट्रो सिटी के शहर के हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली सस्ता है। व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल यू वांट टू ऑप्ट फॉर द ट्रीटमेंट, आपकी जी। अफोर्डेबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें के बेस पे डिसाइड होगा कि आपको कितना इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना मैक्सिमम ले सकें, या एक अगर मैं इसको अगर एक बेस लाइन के तौर पे कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप 5 लाख का बेस और 5 लाख रुपए का सुपर टॉपअप, आप 10 लाख का तो कवरेज जरूर लें, जरूर लें। ठीक है जी, इससे कम तो मत लें। और जी। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो स्वस्थ हैं और उनको इंश्योरेंस कवर मिल सकता है तो उनके लिए एक सेपरेट इंश्योरेंस कवर जरूरी है, उनके लिए सेपरेट पॉलिसी है। ओके। जी। क्लियर है सर। सो अब बात आती है कि कवरेज की बात तो हो गई सर, पॉलिसी किस तरह की लेनी चाहिए, ये अगला सवाल है। विच काइंड ऑफ पॉलिसी? देखिए, पॉलिसी में हमने पहले भी बात किया कि स्पेसिफिक पॉलिसी के बजाय कॉम्प्रिहेंसिव लें। प्लस जी जी। ड्यूरिंग आर डिस्कशन आई शेयर्ड कि जैसे जिसमें कोई एक तो वो पॉलिसी लें जिसमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल हो, जो ये ना कहे कि जब तुम्हें बीमारी होगी अगले साल रिन्यूअल करनी है या नहीं करनी, ये मेरी इच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइट। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल गारंटी हो। अब जैसे आप देखिए ना, कैंसर है या फिर अपना ये है किडनी का प्रॉब्लम है, उसमें क्या है कि कंटिन्यूसली इलाज चलता रहता है, राइट। तो अगर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होगी तो क्या होगा, वो सारे क्लेम कंपनी को पे करने पड़ेंगे जब तक इलाज चलता रहेगा। ठीक है जी, राइट। तो कॉम्प्रिहेंसिव लें पहली चीज, विदाउट सब लिमिट्स लें कि वो रूम रेंट का कैपिंग होगा, वो सब नहीं होना चाहिए। कोपे नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि कोपे ना हो। कोपे क्या होता है, कंपनी कहती है 20% कोपे, मतलब 20% आपने देना, 80% हमने देना है। ओके। ठीक है जी। डे केयर ट्रीटमेंट कवर हो, प्रोसीजर्स कवर हो, नो क्लेम बोनस की सुविधा हो। ठीक है जी। रिचार्ज, रीस्टोर, इस तरह के बेनिफिट्स हों कि अगर आप क्लेम आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लेम आ रहे हैं तो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। एज अ लेमन, मैं जैसा मैंने शुरू में कहा था, आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। आज अपना पर्पज है कि हम नॉलेज शेयरिंग करें, राइट। जी। तो कौन सी पॉलिसी ये फीचर देती है, कौन सी में क्या है, तो जो आपके एडवाइजर्स हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया है, दे हैव ऑल दोज इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, राइट। तो आप उनके साथ जब डिस्कशन करेंगे, ये मैं सभी जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ कि जब आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे तो तब वो पॉलिसी सुजेस्ट कर देंगे जिसमें इस तरह के सारे फीचर अवेलेबल हों। तो बट मोटा मोटा आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी आपने कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना है। जी सर। सो अगला सवाल है सर कि ये तो हो गई हेल्थ इंश्योरेंस की बात। अब एक और डिस्कशन के लिए आज का मैटर है, वो है ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कितना कवर चाहिए होता है, और क्या मैं इसको यंग एज के अंदर बाई करूं, राइट। ये बहुत से सवाल चलते हैं। तो पहले तो आप बताइए कि ये होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर लोगों के मन में बहुत धारणाएं हैं, ये मैं जानता हूं, तो वो थोड़ा क्लियर होता है। देखिए, इंडिया में फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा ये एक अच्छी बात है कि लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। ठीक है जी। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, लोगों के पास इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा, शायद कुछ लोग थोड़ा मेरी बात को ना समझ पाए हों। इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ठीक है जी, राइट, बट इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। तो व्हाट इट मीन, मैं लाइव आपको एग्जांपल बताता हूँ चैतन्य जी।
मैं ना कई बार अपने जैसे फ्रेंड सर्कल में लोगों को जब मिलता हूँ, मेरे होम टाउन में जब मैं विजिट करता हूँ, राइट, और व्हेन आई मीट देम, तो मान लो कभी कोई डिस्कशन होता है, कभी इंश्योरेंस पे या कभी कोई फाइनेंस के ऊपर, तो मान लो मैं कभी किसी से पूछता हूँ कि यार तुम्हारे पास इंश्योरेंस कवरेज है, बोलते हैं हाँ मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है। जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि तुम्हारा इंश्योरेंस कितना है, तो 10 में से 9 लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरा इंश्योरेंस कवरेज कितना है। ठीक है जी, राइट। तो ये पता होता है मेरा ये एक पॉलिसी है, मैं 50,000 प्रीमियम दे रहा हूँ, एक मेरी पॉलिसी उसमें मेरा ₹1,00,000 का प्रीमियम जा रहा है, एक मेरी फलानी पॉलिसी है, ये पता होता है। लेकिन वो सब पॉलिसियों में टोटल इंश्योरेंस कवर क्या है, वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, राइट, क्योंकि इंश्योरेंस को सिर्फ और सिर्फ एज ए इन्वेस्टमेंट बेचा गया है, नॉट एज अ प्रोटेक्शन। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, जो आपने सवाल पूछा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर आपका प्योरली और प्योरली प्रोटेक्शन होता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन होता है। तो इट इज लाइक एज अ योर कार इंश्योरेंस, कि अगर आपने इंश्योरेंस कराई, अगर कार का कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका हर्जाना इंश्योरेंस कंपनी देगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपका वो प्रीमियम वेस्ट। तो सेम ये है, ये कवर क्या करता है, ये डेथ को कवर करता है, लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली। तो अगर तो किसी रीजन से अनफॉर्चुनेटली, अननेचुरली, नेचुरली, एक्सीडेंटली, जो भी वे में अगर किसी का डेथ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम अमाउंट जो है वो उसके परिवार को दे देती है। तो इसका पर्पज क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि और कवर लेना कितना है। ज्यादातर मैंने क्या देखा है कि लोग 2 लाख रुपए का प्रीमियम साल का दे रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कवरेज कितना है, मात्र 15-20 लाख रुपए। अब मान लीजिए जो आदमी साल का 2 लाख सेविंग कर रहा है, क्या उसके परिवार का गुजारा पूरी लाइफ 20 लाख रुपए से चल जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए, जितनी आपकी सालाना आमदनी है उसका 15 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए। 15 से 20 गुना तक आपके पास इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। फॉर तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो मान लीजिए कोई सज्जन 5 लाख रुपया सालाना कमा रहे हैं, तो उसका 15 टाइम्स मतलब 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। कोई 10 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके पास मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। ठीक है, हाउ मच इट विल कॉस्ट? अब कोई सोचेगा यार 2 लाख रुपया प्रीमियम देके तो 20 लाख मिल रहा था। ठीक है, तो अभी 1 करोड़ का कवर लेना तो कितना देना पड़ेगा? तो मान लो कोई सज्जन 30 साल की उम्र का है, तो रफली 15-16 हजार के सालाना प्रीमियम में उसको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। 1000-2000 प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी और एज, राइट। तो एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पर 1 करोड़ के कवर के लिए 10 लाख प्रीमियम नहीं देना। माई पॉइंट इज दैट यहाँ 1 करोड़ का कवर मात्र 10-15 का हजार रुपए के जो है उस पे अपना प्रीमियम पे मिल जाने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा देखिए, आप एक बेसिक चीज समझिए। आज ये थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये एक परिवार है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। अब ये जो परिवार है वो आप देखिए ये सारी चीजों के लिए, राइट, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो घर की ईएमआई है, चाहे घर का खर्चा है, बच्चे की शादी का अरेंजमेंट, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, गाड़ी का ईएमआई, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस, ये सब के लिए इस पे डिपेंडेंट है। आप सोचो अगर ये नहीं है तो ये जो बाकी के 3 मेंबर बचे, इनके लिए ये सब कौन अरेंज करेगा फाइनेंशियली तौर पे? ठीक है, तो सडन डेथ जो है ना साहब, कैन रिजल्ट इनटू अ फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर द फैमिली। ठीक है, जी टू सिक्योर योर लव्ड वन फ्यूचर वी नीड हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस। और वो कवर एडिक्वेट होना बहुत जरूरी है। जो मैंने बताया ना कि जो आपका अपना सालाना आमदनी है, आपके पास एटलीस्ट उसका 15 गुना का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। वो 15 गुना क्यों कहा जाता है? लेट्स से कि किसी का 10 लाख का आमदनी है तो 1.5 करोड़ बना। अब मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर उसको कुछ हो गया
तो परिवार को 1.5 करोड़ मिला, वो 1.5 करोड़ को वो एफडी में भी रख देंगे तो भी साल का 10 लाख ब्याज बन जाएगा। तो जो फाइनेंशियल जो लॉस होने वाला है एटलीस्ट उससे आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ठीक है जी, राइट। सो इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नॉट टू बिकम रिच, it is for in your absence your family should not become poor। ठीक है जी। जी अब आप सोचो ना, मान लो आपके घर पे कोई मशीन होती जो पैसा बनाती, तो आप क्या करते? आप उसकी सिक्योरिटी अरेंज करते ना पूरी। तो आपके घर के लिए पैसा कौन बना रहा है? आप ही बना रहे हो ना, आपसे ही परिवार पल रहा है ना। तो उसकी भी प्रोटेक्शन होनी जरूरी है और कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है। और एक जो चीज आपने चैतन्य जी कही कि मैं जी यंग एज हूं तो क्या मुझे लाइफ इंश्योरेंस का जरूरत है, काफी लोग ऐसा समझते हैं। ये पॉइंट मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अभी यंग एज में तो क्या जरूरत है, मान लो अभी मैं 30 का हूं तो अभी क्या जरूरत है। ये जो अनफॉर्चुनेट डेथ बीमारी वगैरह से होती है ये तो ओल्ड एज में होती है। ठीक है, तो मैं राइट 40-45 साल की उम्र पे जाके ले लूंगा, तो मैं क्यों ना मैं 10 साल का प्रीमियम सेव कर लूं, उस पैसे को बचा लूं। तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अगर आप इंश्योरेंस डिले करते हो तो रिस्क तो आप ले ही रहे हो, वो तो है ही है कि अगर कुछ हो गया तो परिवार के लिए अरेंजमेंट तो है ही नहीं पैसे का, लेकिन आप उल्टा एक्स्ट्रा प्रीमियम देने वाले हो। आप पैसा बचा नहीं रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेशन करके शेयर करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दो सज्जन हैं, एक है मिस्टर अर्ली और एक है मिस्टर लेट। मिस्टर अर्ली है 30 साल की उम्र में, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लिया अगले 35 साल के लिए, मतलब 65 साल की उम्र तक। ठीक है, तो इनका सालाना प्रीमियम बना 17,000 रुपए के करीब, 16,929 रुपए। तो इन्होंने हर साल अब 17,000 रुपया प्रीमियम देना है, 1 करोड़ रुपए का इनका बीमा हो गया। ठीक है, वहीं पे मिस्टर लेट है, वो बोलते नहीं अपने को भी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने 10 साल तक इंश्योरेंस नहीं करवाया, 40 साल की उम्र में जाके इंश्योरेंस करवाया 1 करोड़ रुपए का। उन्होंने भी 25 साल का आगे इंश्योरेंस कराया क्योंकि 65 साल की उम्र तक का उन्होंने इंश्योरेंस कवरेज लेना है। अब आप एक चीज देखिए, जब ये 40 साल की उम्र में इंश्योरेंस लेने गए, ये भाई साहब 30 साल की उम्र में इंश्योरेंस ले आए, ये सालाना 17,000 प्रीमियम, हर साल 17,000 देना है, वो फिक्स है, ये बढ़ेगा नहीं एज के साथ। ये जो मिस्टर लेट है इनको प्रीमियम देना पड़ रहा है अब 27,274 रुपए। तो इनको हर साल जो है अब 27,000 देना पड़ेगा अगले 25 साल तक। ठीक है, राइट। तो इनको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो आप मोटा मोटा हिसाब लगाइए, इनको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो 8,000 25 साल तक एक्स्ट्रा देना पड़ा। सो 8,000 भी नहीं, ये उससे भी ज्यादा बना, सॉरी, ये तकरीबन 10,500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा अगले 25 साल तक। तो जो कि इनका बन गया तकरीबन 3 लाख रुपया। तो उन्होंने सेव कितना किया, 10 साल का प्रीमियम बचा लिया, ये 17,000 सालाना 1,70,000 बचा लिया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना देना पड़ गया, 2,60,000 इनको एक्स्ट्रा देना पड़ गया अगले 25 साल में। तो उल्टा इनकी जेब से 90,000 एक्स्ट्रा चला गया। इन्होंने 1,60,000 बचाया नहीं, 90,000 एडिशनल देना पड़ा, और 10 साल का जो परिवार ने रिस्क उठाया वो अलग रहा। इसीलिए यंग एज में लाइफ इंश्योरेंस कवर लें ताकि कम प्रीमियम पे आपकी पॉलिसी ब्लॉक हो जाए और आपको पूरी लाइफ उतना ही प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यंग उम्र में ही लेने का फायदा है। ठीक है जी, राइट। दिस इज समवन कोट इज देयर कि आई बोट लाइफ इंश्योरेंस नॉट बिकॉज आई विल डाई। कोई ये सोचे कि यार आप तो पेसिमिस्टिक सोच रहे हो, मैं आप मरने की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, राइट। बट बिकॉज माई इनकम विल डाई, अगर आपकी एब्सेंस में क्या होगा, परिवार की इनकम खत्म हो जाएगी, तो वो खत्म ना हो उसके लिए हमने इंश्योरेंस कवरेज लेना है, राइट। सो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जो डिसीजन है डिले करने वाला, इंश्योरेंस लेने का जो डिसीजन डिले करना, इसका देखिए कोई फायदा नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, नुकसान ही नुकसान। एक और चीज, इंश्योरेंस होती है गुड फेथ के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज देती है। तो जब भी इंश्योरेंस लें
सारी इंफॉर्मेशन आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड आप डिस्क्लोज करें, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस लेते समय कुछ छुपाओगे तो क्लेम के टाइम अगर पकड़े गए तो आपके सारे प्रीमियम वेस्ट चले जाएंगे, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है जी। आपने आज झूठ बोल के इंफॉर्मेशन छुपा के पॉलिसी ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके को क्लेम करने के लिए बाध्य हो गई है, वो बाउंडेड नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल छुपा लिया कि आपको बीपी है, राइट, मेडिकल कंपनी ने कराना नहीं, आपने छुपा लिया बीपी है, लेकिन जब आप गए कल को हॉस्पिटल में दाखिल होने और डॉक्टर ने पूछा कि हाँ जी कोई बीमारी तो नहीं, आपने कहा बीपी है, और उसने पूछा कितने साल से, आपने बता दिया 8 साल से, उसने लिख देना फॉर्म के अंदर, और वो फॉर्म जाना इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उसने देखना है कि पॉलिसी लेते समय तो आपने छुपाया है और क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं। ठीक है जी। इंश्योरेंस इज फॉर कवरिंग योर लॉसेस, नॉट फॉर मेकिंग मनी। इस चीज को ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस अनसर्टेनिटी से जो हमें लॉस होता है उससे हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है जी। सो डोंट think, just do it now. And last but not the least, I would say insurance is not an option, it is a priority. जैसे मैंने बोला ना, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन जरूरी है ना साहब, ठीक है, उसी तरह से हमारे परिवार के लिए एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। सो विद दिस वर्ड आई वुड से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड चैतन्य जी, कोई और आपके सवाल हैं या कोई और अपने पार्टिसिपेंट्स के सवाल है तो यू कैन टेक। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अपनी अमित जी अगर या अमन जी अवेलेबल हैं तो। थोड़ी ब्रेक हो रही है। या अमन जी, कैन यू हियर मी? अमन जी, आप एक बार अनम्यूट कर लोगे अगर, इफ यू कैन हियर मी। जी, आई थिंक मुनीष सर इज सम इशू, तो अब आपके सबके सवाल ले लेते हैं। जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है अमन जी आपके। तो तब तक मुनीष सर वापस ज्वाइन होते हैं, तब तक कुछ सवाल आए हैं हमारे पास। हाँ, तो मैं सर। वो आपके सामने रखता हूँ, तो आप जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी मोबाइल स्क्रीन में ना आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करोगे तो आपको क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा वहां पे, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अब आपके सवालों की बारी है, मैंने काफी सवाल ऑलरेडी पूछ लिए हैं। तो ये है मेरा पहला सवाल अमन जी कि पीओएसपी मतलब हमारे जो एडवाइजर्स हैं, तो इज देयर एनी प्रोसेस टू कवर पर्सन टेकिंग मेडिसिन? बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है ऐसा कि पीएसपी मॉडल में हम अगर कोई क्लाइंट है जो मेडिसिन ले रहा है तो पीएसपी मॉडल में हम उसकी पॉलिसी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर। आप पॉलिसी कर सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है सर मेडिसिन वो किस चीज की ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर वो सर डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लान है, वो उसमें जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर उसमें यही कि क्लाइंट को सबसे पहले ये डिस्क्लोज करना होगा कि वो मेडिसिन किस चीज की ले रहे हैं और कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। एंड फर्दर वो अंडरराइटर का डिसीजन होता है कि उस अगेंस्ट में वो पॉलिसी उसको देंगे या नहीं देंगे। जी, ठीक है। तो मुनीष सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या अगले सवाल पे चलें? जो हमने अभी बात किया ना कि आप मेंशन जरूर करें सारा कुछ, तो ये वहीं से ही ये सवाल है कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मेंशन करें, फिर अंडरराइटर का कॉल रहेगा। अगर उन्होंने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो फ्यूचर में डिनाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये मेंशन जरूर करें। परफेक्ट है सर। तो अगला सवाल है विजय पाल जी का कि सर एनी इंश्योरेंस कंपनी विच कवर्स मेडिक्लेम फॉर अ पर्सन सर्वाइविंग ऑन ओनली वन किडनी, क्या ये पॉसिबिलिटी है अमन जी? सर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि एक किडनी अगर किसी के है तो उनको हम इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे, उनको मिलता है सेम चीज में। वही अपना जो लास्ट मैंने आपको बताया, हम सर इसमें प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं एंड फर्दर इट विल डिपेंड ऑन द अंडरराइटर कि वो किडनी को किस तरीके से वो लेते हैं। बेसिकली सर डिपेंड करता है कि किडनी जो रिमूव हुई है, ठीक है, उसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं। एक तो ये हो गया कि सर बाय बर्थ ही किसी की किडनी नहीं है,
ठीक है सर, तो उसमें तो क्लाइंट को इजीली इंश्योरेंस मिल भी जाएगा। एंड सेकंड रीजन ये होता है कि किसी के जैसे डायबिटिक होता है, उसकी वजह से अगर किसी का किडनी रिमूवल हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए भी सर स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं एंड उसमें सर क्लाइंट को लोडिंग भी पे करनी पड़ सकती है बेसिकली। ओके, by paying बाकी might be by paying some additional premium यस they will get insured, might be। यस तो बिल्कुल उसके सर। बाकी बाकी उसके हेल्थ एलिमेंट्स कैसे हैं, वो सब चीजों को अंडर राइटर विल रिव्यू एंड इट, अगर बाकी वो स्वस्थ हैं अदर पैरामीटर के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाए। जी। तो अगले सवाल पे चलते हैं सर। कपिल नरूला जी का सवाल है कि सर अगर किसी ने हेल्थ पॉलिसी किसी की हेल्थ पॉलिसी चल रही हो, मतलब हमारे एनजे इंश्योरेंस ब्रोकर से बाहर चल रही हो, तो क्या उसका टॉपअप हम यहाँ से करवा सकते हैं हमारे यहाँ से? बिल्कुल करवा सकते हैं। ओके। उसका जो सुपर टॉपअप है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो वो अगर मान लीजिए किसी का फॉर एग्जांपल 3 लाख का पॉलिसी बाहर से चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, और जी। आप उसको 5 लाख का सुपर टॉपअप देना चाहो तो दे सकते हो। तो पहले 3 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए उनकी बेस पॉलिसी में से क्लेम उनको मिलेगा, और उसके ऊपर जी। जो भी क्लेम होगा वो फिर वो 5 लाख रुपए तक का जो सुपर टॉपअप आपने दिया वहां से मिलेगा। ओके, बहुत बढ़िया सर। तो एक सवाल ये सर आया था, ईएमआई की ऑप्शन है क्या? मतलब ये तब आया था जब आपने एक प्रीमियम की बात की थी, 15-20 हजार का प्रीमियम बनता है और वो अवॉइड नहीं करना है, राइट, पे करना। सर तो वो क्या नहीं, ईएमआई सुविधा सन्या है? जी, वो 15,000 नहीं अरेंज करोगे ना तो अगले 10 जी। साल की ईएमआई लग जाएगी। ये वो समझ भी बात लीजिए, सही है आपकी। जी जी। इतना बड़ा कर्जा खड़ा हो जाएगा कि उसको उतारने में 10 साल निकल जाएंगे। जी जी जी, ट्रू सर, ट्रू सर। जी। सो आशुतोष जी के सवाल पे चलते हैं सर, कि किसी ने पहले क्लेम लेके रखा हो तो ये बड़ी जर्नल आई थिंक इन्होंने पॉइंट लिखा है। तो डिपेंड है, देखिए क्लेम किस तरह का है, राइट। अब एक बंदे को हार्ट डिसीज है या ऐसा डिसीज है जो जिसकी अक्रेंस होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है, तो शायद उसको इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। अब कोई किसी को एक बार टाइफॉइड हुआ, वो उसके लिए बीमार हुआ या ड्यू टू सम एक्सीडेंटल रीजन उसको एडमिट होना पड़ा, तो शायद उसको इंश्योरेंस कवर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो जी इट जी। डिपेंड कि क्या एज में है, किस तरह की बीमारी का उनका पहले उन्होंने इलाज करवाया है, कितने टाइम से उनका पॉलिसी चल रहा है, ये सारे पैरामीटर जो है अंडर राइटर रिव्यू करता है। तो ये एक्चुअली इट इज़ अ कॉल ऑफ द अंडर राइटिंग टीम। तो जब आप ये सारे फैक्ट्स फिगर प्रपोजल फॉर्म में डाल के देते हो, तो आफ्टर दैट दे विल गिव देयर डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन, आज वो उसका मेडिकल करा सकते हैं अगर बंदा, बाकी जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर वो अदर पैरामीटर के ऊपर स्वस्थ है, तो अंडरराइटर विल बी हैप्पी टू गिव हिम द इंश्योरेंस कवरेज। जी सर, बहुत बढ़िया सर। मतलब केस टू केस आप लोगों को देखना पड़ेगा, अपने एडवाइजर से आपको बात करनी पड़ेगी। सो लास्ट सवाल सर आज का, कि आज का सेशन की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? तो मैं यही कहूँगा सबको कि हम कोशिश करेंगे, आप अपने एडवाइजर से एक बार संपर्क करें। सो इसी के साथ मुनीष सर, लेट अस कंक्लूड दिस सेशन। इट वाज वंडरफुल सेशन, और आपने जो सिंपल लहजे से सेशन में लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन की, आई होप बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें नई थी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप अपनी फीडबैक जरूर शेयर करिए यहाँ चैट बॉक्स में, और या तो सेशन के अंत में आपको एक फीडबैक की ऑप्शन दी जाएगी, ताकि हमें पता लगे कि हम अपने इस सेशन में और कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कैसे इसे और बेहतर बना सकते हैं। तो मुनीष सर, आपके कंक्लूडिंग पॉइंट। देखिए कंक्लूजन में मैं एक ही चीज देखिए कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोटेक्शन है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो अपना टर्म प्लान हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये जो है ये हमारी ज़रूरत है। दिस इज़ अ नीड फॉर आवर फैमिली, राइट। और इसको जो है ना आप पोस्टपोन मत कीजिए, क्योंकि बीमारी हमारे घर कब आए वो हमारे हाथ में नहीं है। ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको इंश्योरेंस कवरेज कब लेना है, राइट। तो आप जो है, जो आपके हाथ में है, आप उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करिए, इमीडिएटली, इवन आई वुड से यू टुडे
cover your family from this uncertainty. क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पड़ेगा महंगा। इंश्योरेंस महंगी नहीं है, इंश्योरेंस की एब्सेंस जो है वो बहुत महंगी है। जी जी। सो ठीक है मुनीश सर, महाजन साहब का एक आया हुआ है एसोसिएशन की आप अगली बार से ऐसा सेशन करेंगे तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जरूर कवर करें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सेशन थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसलिए आज हमने ये 2 टॉपिक पे डिस्कशन किया। वी विल श्योरली ऐड दैट। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जी, so shall we conclude sir? Yes, please. Okay, so thank you all participant and session end होते ही आपके सामने feedback का option आएगा and we will be eagerly looking for that. So take care, stay home, stay safe and call your financial advisor now ताकि जितना जल्दी हो सके आप इंश्योरेंस का फायदा ले पाओ। So thank you Manish sir. Thank you Aman ji and thank you Amit ji. Thank you everyone here. So we are now concluding the call. Thank you. Goodbye.